देखिए बिहार के नीट स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल पूरा आ चुका है। कैसे कैसे क्या होगा अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप देखो, ये रहा स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिस। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कौन एलिजिबल नहीं है ये बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। देखो, इसमें 5 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है कि जो बच्चे, देखिए इसमें एडमिटेड और एलोटेड दोनों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, एडमिटेड और एलोटेड में क्या अंतर है पहले मैं ये बता दूँ। एडमिटेड मतलब जिन्होंने पेमेंट देकर एडमिशन ले लिया। ठीक है, एलोटेड मतलब सिंपली जिसको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तो कुछ एडमिटेड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और कुछ एलोटेड कैंडिडेट भी चाहे आप एडमिशन नहीं लिया अलग बात है, लेकिन आपको अलॉट हुआ है फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो किस कंडीशन में एलोटेड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और किस कंडीशन में एडमिटेड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, अब मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, आप सुनो। पहला पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है। एडमिटेड ऑन MBBS और BDS सीट थ्रू UGMAC राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग। जो बिहार में जो स्टेट में काउंसलिंग हुआ था उसमें राउंड 1 या राउंड 2 में जो बच्चे पेमेंट दे के पैसा ले लिए हैं वो सब स्टे के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 में पैसा दे के एडमिशन ले लिए हैं वो बच्चे बिहार के स्टे के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो बच्चे किसी भी अलग स्टेट में राउंड, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, चाहे स्टे वैकेंसी राउंड हो, जो दूसरे स्टेट में ये चारों में पार्टिसिपेट करके पैसा दे के एडमिशन ले लिए हैं वो सब बच्चे एलिजिबल नहीं है। चौथा पॉइंट, जो बच्चे को एलोटेड हुआ है, सिर्फ कॉलेज अलॉट नाम मात्र हो गया है बिहार के राउंड 3 में, बिहार के राउंड 3 में अलॉट हो गया, एडमिशन लिए आप नहीं लिए उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अलॉट हो गया आपको कॉलेज, तो आप बिहार के स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, पांचवा पॉइंट सुनो आप, जो बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया है ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 3 में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, आप एडमिशन लिए हो नहीं लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आपको नाम मात्र अलॉट हो गया है कॉलेज, आप लिए हो नहीं लिए कोई मतलब नहीं है, तो आप बिहार के स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और आप सुनो, कुछ मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये 5 पॉइंट तो मैं समझा दिया आपको कि ये वो है जो बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको फिर से अपने पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है। और सुनो, अब की बार जो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का ये अप्लाई करोगे तो जो आप डाटा इनपुट करोगे ना, इस डाटा को बहुत अच्छे से गौर से मेरिट लिस्ट पब्लिश करने से पहले देखा जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो पब्लिश करेगा उससे पहले, यानी कि रैंक कार्ड पब्लिश करने से पहले बहुत अच्छे से देखा जाएगा। अभी तक क्या होता था, जो डाटा थोड़ा सा गलत भी रहता था ना तो उसको एडिट करने का ऑप्शन मिलता था। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया डाटा में, आपका मेरिट लिस्ट सीधा नहीं आएगा। ठीक है, और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ, आप सुनो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लियरली मेंशन, आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप इस पॉइंट को पढ़ो, ये जो लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट को जहाँ मैं टिक लगाया, इस पॉइंट को आप पढ़ लेना यहाँ से। ये जो लिखा हुआ है इफ़ एनी कैंडिडेट वाला, इस पॉइंट को आप पढ़ लेना। ठीक है, आप पढ़ लो, आपको सारा कुछ समझ आ गया है। मैं पढ़ लिया हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये DQ कैंडिडेट भी, DQ वाले भी जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है जहाँ जो इंस्टीट्यूट वहीं से आपको बनाना है, और जो फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में उसी फॉर्मेट बनाना है। थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा सीधा। ठीक है, कोई तरह का बात नहीं सुना जाएगा, एडमिशन सीधा कैंसिल हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट बता देता हूँ किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है, आप टेंशन नहीं लीजिए, और आपको सारा डेट भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। देखिए, सीट मैट्रिक्स से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या पैसा आपको लगना है काउंसलिंग में। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये कैटेगरी वाइज ये है काउंसलिंग चार्ज। ठीक है, ये चार्ज आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, ये काउंसलिंग चार्ज है, ये चार्ज वापस नहीं होता है, चाहे कॉलेज मिले चाहे ना मिले। आप कैटेगरी वाइज देख लो, जो UR EBC BC EWS में आते हैं उसको 1200 रुपये लगना है गवर्नमेंट के लिए, और जो SC ST और DQ में तो 600 रुपये लगना है गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज के लिए। ठीक है, और ये रहा आपका सिक्योरिटी मनी। ठीक है, UR EWS को 10,000, SC ST BC EBC कैटेगरी को 5,000। ठीक है, ये गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए है। ठीक है, इतना ही। ये रिफंडेबल होता है, यदि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको रिफंड हो जाएगा। यदि आपको कॉलेज मिल भी गया तो आप यदि पैसा देकर एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद आपको स्टे वैकेंसी राउंड के बाद आपका ये पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन यदि सपोज आपका डाटा कोई गलत है, ठीक है,
ये किस केस में रिटर्न नहीं होगा मैं आपको बता दूं। यदि आप अभी जो स्टे वैकेशन के लिए मतलब यदि आप फ्रेश तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, देखो जो कैंडिडेट थर्ड राउंड में किए थे, ठीक है, उसको कॉलेज नहीं मिला है, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, उसको बस चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसको बस चॉइस फिलिंग करना है। जो बच्चे अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे उन बच्चों को सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अभी तक नहीं किए थे और कहीं उसको कॉलेज भी नहीं मिला है, मैंने कौन कौन एलिजिबल है उसको मैंने बता दिया पहले ही, जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर एडमिशन नहीं लिया है तो वो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसको अभी तक कोई पार्टिसिपेट किए थे लेकिन अभी तक कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, वो बच्चे भी एलिजिबल है और वो बच्चे को अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसको बस चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी मनी किस केस में वापस नहीं आएगा, मैंने क्लियर कर दिया आपको। यदि आप कोई रॉन्ग डाटा देते हो, ठीक है, यदि आप कोई गलत डाटा अभी भर देते हो और आप मेरिट लिस्ट पब्लिश करने से पहले बीसीसी बोर्ड उसको अच्छे से चेक करेगी, यदि आपका डाटा गलत पाया गया, ठीक है, तो आपका मेरिट लिस्ट तो पब्लिश नहीं होगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और कॉलेज नहीं लेते हो, उस केस में भी आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा आपका और आपको अगले साल 2024 में नीट में बैठने भी नहीं दिया जाएगा यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप नहीं लेते हो तो, ठीक है। ये सारा कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी आपने देख लिया। अब मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ कैसे कैसे किस किस डेट पर क्या क्या होना है, ठीक है। आप ये शेड्यूल देखो, आपको ये शेड्यूल अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख रहे हो ना शेड्यूल को। मुझे उम्मीद है अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी जो है सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, ठीक है, अभी सीट मैट्रिक्स अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही वो आएगा सीट मैट्रिक्स, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, कैसे किसी सीट फिल होगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन A to Z 1-1 करके आपको देंगे, ठीक है। और किसी भी तरह कन्फ्यूजन है आपको स्टेप बाय स्टेप से रिगार्डिंग, आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम ID का लिंक डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर हमसे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यदि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।